नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल राम निवास शर्मा में, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि समाज में जब युवा होते हैं और युवा के बाद होने के बाद जब शादी होती है तो एक सपना होता है हर एक गृहस्थ व्यक्ति का, पति पत्नी का, सभी का, कि संतान कैसी होगी, कब होगी या नहीं होगी। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि 27-28 साल से बाद में लगभग सभी की शादी होती है, वो भी इसमें ध्यान रखना है। और हम ये भी देखते हैं कि पुराने टाइम पर ये होता था कि कितने भी संतान हो जाए कोई बात नहीं। अब क्योंकि परिवार नियोजन एक तरह से लोगों ने अपने आप ही अपना लिया है, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस बात को सब ध्यान रखते हैं। महंगाई का टाइम भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि संतान कब होगी, कैसी होगी। जिनके संतान होने में देरी हो जाती है या बहुत से उत्सुक होते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी, ये सब हमारी हस्तरेखा में बता दिया जाता है। जैसे मैंने ड्राइंग में हाथ का निशान बनाया है, लेकिन पहले मैं अपने हाथ पे ही बता रहा हूँ। ये जो है चंद्र पर्वत होता है, ये शुक्र पर्वत होता है, ये गुरु पर्वत होता है, और ये शनि पर्वत होता है, और ये हमारा सूर्य पर्वत होता है, ये बुध पर्वत होता है, और नीचे मणिबंध होता है, और यहाँ पर मंगल होता है, यहाँ पर दूसरा मंगल होता है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे हम, तभी निश्चय कर पाएंगे कि संतान का गणना कैसे करें, कि कब होगी, कितनी होगी, कैसी होगी। सबसे पहले जो हमारा ये बुध पर्वत है, बुध पर्वत पर एक रेखा ऐसे जाती है, तो ये रेखा शादी की रेखा होती है। और इस शादी की रेखा पर अगर कोई एक रेखा ऐसे हो जाए, मिली हुई खड़ी रेखा इस पर, तो इसका मतलब होता है कि शादी होने के तुरंत बाद संतान होगी। अब सवाल आता है कि बेटा या बेटी, अगर रेखा मोटी गाढ़ी है तो बेटा होता है, और यदि रेखा बारीक है, हल्की है, तो बेटी होती है। अब ये सवाल उठता है कि संतान कितनी उम्र में होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 28 साल की उम्र में लगभग सभी की शादी होती है, इससे पहले तो बहुत ही कम की होती है। तो इस क्षेत्र को हमारा जो बुध पर्वत है, इसको हम लगभग 35 वर्ष मान के चलें आज के हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया कि अधिकतर की शादी 27-28 साल के बाद होती है। और फिर इसको हम बांटते चले जाएं। मान लिया किसी की शादी 30 साल की उम्र में हुई, तो यहाँ तक हम इसको 30 भागों बांटें, जैसे भी करें, ये आंकड़ा ले लें कि कौन सा वर्ष यहाँ पर ठीक होगा। इसको हम गणना करेंगे, इसको बांटेंगे हिस्से को, फिर पता लग जाएगा कि कौन से वर्ष में संतान होगी। अब ये होता है कि संतान कितनी होंगी, जितनी लकीरें होंगी उतने संतान होंगी, लेकिन इनमें जो गाढ़ी लकीरें हैं वो बेटे की होंगी, और जो हल्की लकीरें हैं वो बेटी की होगी। साथ ही कुछ हाथों में ऐसा भी होता है कि बुध की रेखा, बुध पर इस तरह से रेखा बनी हुई है और ये दो मुही हो जाए यहाँ पर आकर, तो चांस ये होते हैं कि ट्विंस होते हैं, जोड़वा बच्चे होते हैं, फिर ऐसी आशा होती है। लेकिन अगर जैसे ये बुध की उंगली है, इसका एक पोर ये है, और ये पोर अगर छोटा हो, ये वाला, तो संतान होने में कुछ विलंब होता है। और ये भी होता है कि यहाँ पर ये जो बुध के पर्वत है, यहाँ पर इस तरह से हो,
कुछ कटा कटा सा, तो इसमें भी संतान होने में विलंब होता है। लेकिन अगर ये रेखा पूरी तरह से मिली हुई है और ये उंगली का जो पोर है, यानी जो तीसरा पोर है, ये बड़ा हो, तो तब संतान होने के अधिक चांसेस होते हैं। तो एक तो हमने देखा बुध पर्वत के हिसाब से, बुध पर्वत थोड़ा उभरा भी होना चाहिए, तो इससे पक्का विश्वास हो जाता है, पक्का भरोसा हो जाता है कि संतान होगी। साथ ही शादी की रेखा के ऊपर ये रेखाएं अगर हों तो इससे पता लग जाता है कि संतान होगी। लेकिन अगर यहाँ कितनी सारी रेखाएं हों, तो आज के परिवार नियोजन के युग में लोग खुद ही चाहते हैं कि एक या दो संतान हो, बल्कि अब तो लोग अधिकतर एक ही संतान चाहते हैं। तो तब हम देखेंगे कि पुत्री कितनी, पुत्र कितने, लेकिन इच्छा होती है अपनी। जैसे मान लिया हमारी जेब में पैसे तो बहुत हैं, लेकिन हम खर्च कितना करना चाहते हैं, हमारे खजाने में पैसे का हैं, काफ़ी धन हैं, हम कितने रुपये निकालना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ साइंटिफिक बेस भी लोग अपनाते हैं। लेकिन हमको तो आज विशेष रूप से ये देखना है कि संतान होगी तो कब होगी और संतान कैसी होगी, ये देखना। तो इसमें बुध पर्वत को देखते हैं, एक तो जिसमें ये रेखाएं देखी जाती हैं। फिर गुरु पर्वत को देखते हैं। गुरु पर्वत हमारा उभरा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये गुरु है, यानी ये गुरु पर्वत है, तो ये अगर उभरा है और अच्छा हल्का सा पिंक कलर लिए गया है, तो इसका मतलब संतान होने के चांसेस होंगे, बशर्ते कि बुध के स्थान पर, यानी बुध पर्वत पर और बृहस्पति पर्वत पर किसी तरह का कोई तिल ना हो, कोई क्रॉस ना हो, तो फिर संतान होने में कोई बाधा नहीं होती है। अब जो तीसरी बात हम देखते हैं, चंद्र की देखते हैं, क्योंकि चंद्र है मन। भाई जब मन होगा, चंद्र कहीं का प्रतीक होता है कामना का, मन का। जब हम मन करेंगे तभी तो संतान होगी। तो चंद्र पर्वत भी एक देखते हैं हम। चंद्र पर्वत ये होता है, इस हाथ में ये वाला होता है, ये जितना उभरा होगा, इस पर किसी तरह कोई काट छाट ना हो, तो समझ लो संतान होने के चांसेस बढ़ेंगे, संतान अवश्य होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि संतान की रेखा यहाँ पर होती नहीं, लेकिन चंद्र पर्वत अच्छा है। फिर हम देखते हैं गुरु पर्वत, वो भी अच्छा बुरा हुआ है। फिर हम देखेंगे शुक्र पर्वत, वो भी अच्छा बुरा होना चाहिए, तो फिर संतान होने के चांस होते हैं। लेकिन शुक्र पर्वत दबा हुआ ना हो, उभरा हुआ होना चाहिए। और शुक्र पर्वत पर अगर ये रेखाएं हों इस तरह की, तो फिर निश्चित हो जाता है हिसाब कि संतान रेखा यहाँ बनी हो या ना बनी हो बुध पर्वत पर। लेकिन अगर यहाँ ये रेखाएं हैं तो पूरी संभावना होती है कि संतान होगी। फिर हम देखते हैं मणिबंध। मणिबंध ये होता है नीचे, तो इसमें अगर एक रेखा है और दूसरी रेखाएं भी हैं, तो इसका मतलब संतान अवश्य होगी। और अगर दो रेखा से तीसरी रेखा भी हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि संतान बहुत ही हमारा नाम रोशन करेगी और अच्छी होगी। और शुक्र पर्वत, क्योंकि ये संपन्नता का भी है, और शुक्र पर्वत से जेनेटिक पावर भी देखी जाती है। शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ है और इस पर रेखाएं भी बनी हुई हैं, तो इसका मतलब जेनेटिक पावर ठीक है, तो फिर अच्छा हिसाब होता है, संतान होने के पूरे चांस ही होते हैं। और अब हम देखें कि शुक्र पर्वत से कोई कोई रेखा इस तरह से जीवन रेखा से भी आगे जो भाग्य रेखा होती है वहाँ तक भी निकल जाती है बहुत से हाथों में। तो इसका मतलब वो संतान जो अगर गाड़ी है तो पुत्र की होगी, अगर ये लाइन हल्की है तो वो बेटी की होगी। लेकिन अगर ये रेखा जीवन रेखा क्रॉस करके भाग्य रेखा से मिल जाए तो ऐसे पुत्र नाम कमवाते हैं। और बुध पर्वत के बाद हम गुरु पर्वत पर भी देखते हैं, कई बार मंगल से, यहाँ पर ये मंगल पर्वत होता है, तो मंगल पर्वत से कोई रेखा अगर ऐसे उठ जाए गुरु पर्वत की तरफ को, तो यह भी संकेत इसी बात का होता है कि संतान जो भी होगी योग्य होगी, बुद्धिमान होगी और जीवन अच्छा रहेगा। क्योंकि
जैसे यहाँ पर हमने देखा कि चंद्र पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, शुक्र पर्वत भी उठा हुआ होना चाहिए, और बुध पर्वत पर अच्छी रेखाएं हों, और गुरु पर्वत भी उठा हुआ हो, तो फिर तो 100% चांस ही होते हैं कि संतान होगी। देरी हो सकती है लेकिन होगी जरूर। कब देरी होती है? जब यहाँ पर तो रेखाएं ना बनी हो बुध पर्वत पर, और चंद्र पर्वत थोड़ा हल्का हो, लेकिन शुक्र पर्वत उठा हुआ हो और यहाँ पर रेखाएं भी हों, तो संतान में देरी तो होगी लेकिन होगी जरूर। क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि संतान रेखाएं होती नहीं है और फिर भी संतान होती है। तो वो कब देखते हैं? जब बुध पर्वत पर संतान रेखा ना हो, तो फिर हम गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत इनको देखते हैं। और संतान बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी या नहीं, तो मणिबन में देखते हैं। यदि मणिबन में 2 रेखाएं हैं और वो अच्छी उभरी हुई हैं, तो ये निश्चित होता है कि संतान योग्य होती है और बुढ़ापे में संतान फिर सेवा भी करती है। मित्रों, मैं ये कहूँगा कि पामिस्ट्री अगर हम अच्छी तरह से जान लें तो बहुत ज्ञान इसमें बिखरा पड़ा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अध्ययन करके कि आपको मैं ज्ञान बांट सकूँ। और संतान सभी चाहते हैं, साधु सन्यासी की तो बात छोड़े, लेकिन गृहस्थी व्यक्ति जो अपनी घर बसाते हैं, जो शादी करते हैं, उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि हमारे संतान हो। लेकिन अगर यहाँ कुछ जाल इस तरह से लगा हो और फिर ये कटी-पटी भी हो, तो इसका मतलब संतान होने में विलंब होगा, मिसकैरी होने के चांस होते हैं। ऐसी रेखाएं अगर होती हैं तो उसके लिए क्या करें? हम भगवान विष्णु की पूजा करें, श्री कृष्ण की पूजा करें, और संतान होने के संकेत हमको कई बार मिलते भी हैं। जैसे जब मासिक धर्म के 5 दिन बाद अगर अच्छे स्वप्न हमको दिखाई पड़े, जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए हम दिखाई पड़े, गाय का दूध निकालते हुए अगर हम देखें, तो ये संकेत होते हैं कि संतान अवश्य होगी और अच्छे शुभ लक्षणों वाली होगी। क्योंकि ये भी बताया गया है हमारे धार्मिक शास्त्रों में कि मासिक धर्म के 8 और 14 यानी 8वां दिन और 14वां दिन, अगर इस दौरान गृहस्थ जीवन का पालन हो, यानी संतान उत्पत्ति के लिए ये दोनों समय 8वां दिन और 14वां दिन बड़ा अच्छा माना जाता है। इन दिनों की संतान बहुत बुद्धिमान होती है, बहुत योग्य होती है, समझदार होती है। और हमने देखा कि हस्तरेखा के ज्ञान से संतान होने और ना होने का सब पता लग जाता है। लेकिन अगर शुक्र पर्वत पर भी इस तरह का जाल सा बना हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जेनेटिक पावर में कोई कमी है, तो संतान होने में बाधा होती है। उसके लिए चाहिए कि अच्छे वैद्य या चिकित्सक से सलाह लें। और सबसे बड़ी बात होती है आध्यात्म की तरफ बढ़ना। जितने हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, और इसमें गोपाल मंत्र भी होता है संतान के लिए, उसका हम जाप करेंगे, तो हमारे हाथों की रेखाएं भी बदल जाएंगी। क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में जो हमको आध्यात्म की तरफ बढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसमें हमारे हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। जैसे हम करेंगे, जैसे हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी रेखाएं आनी शुरू हो जाएंगी, गलत कर्म करेंगे तो फिर यहाँ गलत रेखाएं आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि संतान के लिए जो मैंने बातें बताई ये हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिखी हुई है। और मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा कि मेरी वीडियो को कम से कम 4 बार देखें। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ अपनी तरफ से कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, ज्ञान बटोर रहा हूँ, तो आपको भी ज्ञान बांटूँ। और इसके लिए ज़रूरी है आप मेरा साहस बढ़ाएं।
मेरी वीडियो को शेयर करें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा मोरल करेज बढ़ाने के लिए आप जो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक तो करें ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बांट सकूं। और मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें यहाँ पर बुद्ध पर्वत को देखते हैं। बुद्ध पर्वत यहाँ पर होता है, यानी पुरुष के स्थान हाथ में अगर देखें तो यहाँ पर बुद्ध पर्वत होता है। और यहाँ पर ये रेखा शादी की होती है। शादी की रेखा के ऊपर जो भी बारीक बारीक रेखाएं होंगी वो पुत्री की होंगी, और जो मोटी रेखाएं होंगी वो पुत्र की होंगी। और बुद्ध पर्वत से यहाँ तक का जो स्थान है ये लगभग 35 साल का माना जाता है आज के टाइम में, क्योंकि शादियाँ लेट होती हैं। तो उसी तरह से आयु की गणना यहाँ पर हो सकती है और पता लग सकता है कि कौन से वर्ष में शादी होगी। फिर हमारा गुरु पर्वत ये भी उठा होना चाहिए। अगर इसका हल्का गुलाबी रंग हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गुरु से भी हम एस्ट्रोलॉजी में 5वें स्थान पर गुरु का स्थान होता है, संतान के कारक होता है। तो उसे भी देखते हैं कि गुरु कितना यहाँ पर मजबूत है, उसी तरह संतान की संभावनाएं भी मजबूत हो जाएंगी। फिर यहाँ पर ये जो हमारा शुक्र है ये उठा होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक पावर इसी से देखी जाती है। फिर सबसे बड़ी बात मन की होती है। मन का होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जितना उठा होगा, जितना चिकना होगा, अच्छा होगा, उतनी संतान होने के चांसेस होंगे। और रेखाएं सीधी सच्ची अगर होती हैं तो अच्छा रहता है, संतान होने की संभावना पूरी बनी रहती है। लेकिन अगर कहीं रेखाएं जैसे बुद्ध पर्वत में रेखाएं कटी फटी हैं, जाल बना हुआ है, शुक्र पर्वत पर भी जाल सा बना हुआ है, तो ये 2 स्थान ऐसे हैं, इनके लिए हमें योग्य ब्राह्मणों से रेमेडी पूछनी चाहिए। योग्य पंडित हमें उपाय बताएंगे, और सबसे बड़ा उपाय है संतान गोपाल जाप। उसमें अधिकतर लोगों को सफलता मिलती है। और अपने खान पान में भी हम सुधार करें वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि पुराने समय में संतानहीन बहुत कम सोने जाते थे, लेकिन अब तो बहुत अधिक हो रहा है, क्योंकि हमारा खान पान इतना शुद्ध नहीं है जितना पहले था। खाने में पेस्टिसाइड वगैरह, जो खेती वगैरह में जो सब्जियां वगैरह होती हैं पेस्टिसाइड मिलता है, तो उससे जेनेटिक पावर में कुछ कमी आ रही है। लेकिन हम खुद अपने आप को स्वस्थ रखें, योग करें, बड़ा अच्छा रहेगा। और आध्यात्मिक कार्य करें, दूसरों की मदद करें, मदद भी उनकी करें जिनको हम ना जानते हों। तो जब हम पुण्य काम करेंगे तो हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी और हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।